दिस इज द लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ कैपेसिटर और इस पार्ट में हम कैपेसिटर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि एक कंडक्टर में, एक स्फेरिकल कंडक्टर में कैपेसिटेंस का क्या मतलब होता है वो सीखिए। देखिए, आपको पता है जो आपके पास एयर है वो आपको पता है कि एयर इंसुलेटर होता है, राइट। अगर एयर इंसुलेटर है तो एयर हमेशा इंसुलेटर नहीं होता है, एक सर्टेन वैल्यू तक एयर इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। अगर हम उस सर्टेन लिमिट की बात करते हैं कि एयर किस लिमिट तक इंसुलेटर की तरह काम करता है, उसको डिफाइन करते हैं हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? ये वो स्ट्रेंथ है एयर का जिसके लिमिट तक वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा, उसके बाद वो कंडक्टर हो जाएगा, राइट। और वो लिमिट है इतना, मतलब अगर आप इतना वोल्ट पर मीटर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसके पार ले गए तो एयर जो है वो कंडक्टर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया। अब मान लेते हैं आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, मेटल स्फीयर है आपके पास। इस पे हम क्या करते हैं, एक कूलम चार्ज इसको देते हैं। क्या देते हैं? एक कूलम चार्ज देते हैं। तो जैसे ही इस पे एक कूलम चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल स्फीयर का होता है के क्यू ओपन आर स्क्वायर। के की जगह पे इतना क्यू 1 कूलम लेंगे और आर आपके पास इस मेटल का रेडियस गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आया। अब देखिए, जो एयर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम इतना होना चाहिए तभी वो इंसुलेटर काम करेगा। तो अगर आप एयर में इस कंडक्टर को रखते हैं तो इस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इससे एक्सीड कर गया। अगर इससे एक्सीड कर गया तो ये एयर जो है अब कंडक्टर की तरह काम करेगा, और कंडक्टर की तरह काम करेगा तो इस स्फीयर पे आप जो भी चार्ज दीजिएगा वो चार्ज जो है, सिंस बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो कंडक्टिंग हो गया, तो ये चार्ज अब लीक करना स्टार्ट करेगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो आपने दिया तो 1 कूलम चार्ज, पर वो चार्ज लीक करना स्टार्ट कर गया। कब तक लीक करेगा? जब तक कि इसके बराबर ना पहुंच जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी बाहर का जो सराउंडिंग होगा वो इंसुलेटर होगा और चार्ज लीक करना बंद करेगा। सो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग एयर गेट्स पंक्चर्ड, सो चार्ज लीक करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो हम वही बात कर रहे हैं कि एक कंडक्टर जो है कितना उसके ऊपर कैपेसिटी होता है चार्ज एक्यूमुलेट करने का, ताकि लीक भी ना हो, वो एक्यूमुलेट भी कर सके। तो हम बात करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर का मतलब है कि कितना वो चार्ज एक्यूमुलेट कर सकता है। तो कैपेसिटेंस को हम सी से लिखते हैं। तो ये क्या है? चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। तो आपको पता है जितना ज्यादा आप चार्ज बढ़ाइएगा कंडक्टर पे उतना उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। यानी हम यहां से ये कह सकते हैं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइएगा तो आपके पास ये जो सी आता है इसी को बुलाते हैं कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। तो कैपेसिटी को लिख सकते हैं Q अपॉन V। अब देखिए, चार्ज भी स्केलर है, पोटेंशियल भी स्केलर है, तो दो का स्केलर स्केलर क्वांटिटी होगा। जो कैपेसिटेंस है उसका यूनिट होता है MKS में फेराड और CGS में स्टेट फेराड। और फेराड और स्टेट फेराड में जो रिलेशन होता है वो होता है 1 फेराड इक्वल टू 9 इंटू 10⁻11 स्टेट फेराड। इतना समझ में आया? तो ये तो साहब हो गया कि हम कैपेसिटेंस निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला है वो सीख गए, C इक्वल टू Q बाई V। अब जब भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम एक ही चीज, एक ही लाइन गुनगुनाएंगे, Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV। तो आइए Q इक्वल टू CV यूज करके हम क्या चाहते हैं कि एक कंडक्टिंग स्फीयर का कितना कैपेसिटेंस होता है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं कि आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस है R। तो इसका हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो तरीका क्या है? तरीका सुनिए। अगर आपको इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो आप इसको Q चार्ज दीजिएगा, ठीक है। Q चार्ज देने से इसके पास कुछ पोटेंशियल आएगा, और आपको पता है स्फीयर का जो पोटेंशियल होता है वो होता है KQ अपॉन R, ठीक है। K को लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और यहां से आप V को नीचे लेके आइए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके आइए, तो Q अपॉन V आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और अभी आप पढ़ के आए हैं Q इक्वल टू CV, C इक्वल टू
Q बाय V, यानी Q बाय V को C लिख सकते हैं। तो स्फीयर का कैपेसिटेंस आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। साथ में हम एप्सिलॉन R भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है कि ये स्फीयर के बाहर का सराउंडिंग कैसा है। अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन R 1 लेंगे, अगर कोई और मीडियम है तो क्वेश्चन आपको एप्सिलॉन R का वैल्यू देगा। तो ये आ गया आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। एप्सिलॉन R से भी मल्टीप्लाई करना ना भूले। समझ में आया? ठीक है। जैसे आप एक क्वेश्चन देखिए, आपको बोला दो मेटालिक सेल है, अंदर वाले का रेडियस x, बाहर वाले का रेडियस y। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि इस दो मेटालिक सेल के कारण कैपेसिटेंस बताइए। देखिए आपके पास दो मेटालिक सेल है, दोनों आपस में वायर से कनेक्टेड है, तो क्या होगा, जो भी आप इसको चार्ज दीजिएगा अंदर वाले को, वो वायर के कारण बाहर वाले सरफेस पे आ जाएगा। तो है तो दो मेटालिक सेल, बट ये एक ही कंडक्टर की तरह काम करेगा, एक ही कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, जिसका रेडियस होगा बाहर वाले के बराबर, y के बराबर। यानी है दो मेटालिक सेल बट एक कंडक्टर की तरह काम करेगा, और इसका कैपेसिटेंस एक कंडक्टर का होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस, रेडियस है y। तो इस पूरे दोनों सेल का आ जाएगा इतना। दो सेल है बट विल बिहेव एज सिंगल कंडक्टर ऑफ रेडियस y एज वायर इज कनेक्टेड। नेक्स्ट कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए Q इक्वल टू CV आप लिख के आए, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो कैपेसिटेंस जो है आपको देख के लग रहा होगा कि Q और V पर डिपेंड करता है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जितना आप चार्ज बढ़ाइएगा उसी के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल बढ़ेगा, और दोनों का रेशियो तो कांस्टेंट ही रहेगा। यानी कैपेसिटेंस तो है वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। तो किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि कैपेसिटेंस जो कंडक्टर है उसके बाहर का सराउंडिंग क्या है, क्योंकि एप्सिलॉन R आप पढ़ के आए हैं, और इस कंडक्टर का साइज क्या है, उसका डायमेंशनल पैरामीटर क्या है। तो इस दो पॉइंट पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, बाकी चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। एक इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट सुनिए, अगर आपसे पूछे कि अर्थ का कैपेसिटेंस बताओ, तो आइए डिस्कस करते हैं कि अर्थ का कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक तो हम थ्योरेटिकली बता सकते हैं कि अर्थ एक स्फीयर है, और स्फीयर के कारण कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। R की जगह पे 6400 किलोमीटर, तो कैपेसिटेंस आ गया 711 माइक्रोफेराड। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल वैल्यू की बात करें तो आपको पता है अर्थ जो है उसको स्फीयर मानते हैं, और अगर स्फीयर मानते हैं तो अब आप सुनिए कि अर्थ का जो पोटेंशियल हम लेके चलते हैं वो जीरो मान के चलते हैं। आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि अर्थ का जो पोटेंशियल होता है उसको जीरो लेके चलते हैं, और अगर अर्थ का पोटेंशियल हम जीरो लेके चलते हैं तो जो कैपेसिटेंस आ जाएगा Q अपॉन V, V जीरो रखेंगे तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ जो आएगा वो इन्फिनाइट आ जाएगा। ये प्रैक्टिकल वैल्यू, ये थियोरेटिकल वैल्यू आपको याद होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप क्या करते हैं, एक कंडक्टर को अर्थिंग करते हैं, अर्थ कर देते हैं, तो इनिशियली कंडक्टर ये था, उसका कैपेसिटेंस C था। जब आप इसका अर्थिंग करिएगा तो अर्थिंग करने के बाद कैपेसिटेंस आ जाएगा Q अपॉन V, और अर्थिंग करने से पोटेंशियल जीरो हो जाता है, तो इसका कैपेसिटेंस भी इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको बोला कि दो मेटेलिक सेल है, आपस में कनेक्टेड है, अंदर वाले का रेडियस R x, बाहर वाले का y, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट करते हैं, अर्थ से अर्थ कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं इसका। तो आपको पता है दो मेटेलिक सेल एक सिंगल कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, और ये कंडक्टर को, अगर इस कंडक्टर को हमने अर्थ किया है तो इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अगर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो कैपेसिटेंस इनका भी इनफाइनाइट हो जाएगा। हमने क्या किया, कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस था उसको डिफाइन कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, एक चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल एनर्जी जिसको U से डिनोट करते हैं वो कितना होता है वो हम सीखना चाहते हैं। तो एक चार्ज कंडक्टर के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q इंटू V, और Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी स्पेंट बाय बैटरी। देखिए एनर्जी स्पेंट बाय बैटरी का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके पास कोई बैटरी है जिसका EMF आपको V दे रखा है, तो इस EMF V का क्या मतलब है ये सुनिए। EMF V का मतलब है कि एक यूनिट चार्ज को एक पूरा चक्कर लगाने में
जो काम किया गया है बैटरी के द्वारा वो है एनर्जी स्पेंट बाय बैटरी। तो यूनिट चार्ज को चलाने में जो काम किया गया है वो है, जो ईएमएफ लगा वो V है, और आप Q चार्ज को चलाना चाहते हैं तो उसके लिए होगा Q इंटू V। तो एनर्जी स्पेंट बाय बैटरी जो होता है वो हो जाएगा डेल्टा U प्लस हीट, ठीक है, और डेल्टा U होता है चेंज इन एनर्जी। अब जैसे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया था। आपको बोला कि जब एक कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं तो आपको बताना है रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर एंड डिवाइडेड बाय एनर्जी स्पेंड बाय द बैटरी, ठीक है। तो अब आप सुनिए कि कंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड का क्या क्या फॉर्मूला था, हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q इंटू V एंड Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर हो जाएगा हाफ QV, और एनर्जी स्पेंट बाय बैटरी कितना आएगा, अभी हम पढ़ के आए थे। एनर्जी स्पेंट बाय बैटरी क्या होगा, अगर एक यूनिट चार्ज को कंप्लीट घुमाने के लिए आपको V वोल्ट लगता है तो Q चार्ज को घुमाने के लिए कितना लगेगा, QV। तो ये जो है ये एनर्जी स्पेंट बाय द बैटरी है ताकि Q चार्ज को सर्कुलेट कर सके। तो एनर्जी स्पेंट बाय बैटरी हो जाएगा Q इंटू V। तो यहां से ये खत्म, तो इन दोनों का रेशियो जो आएगा वो आएगा 1:2। जेई मेंस में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला कि एक कंडक्टर में चार्ज Q था तो उसका पोटेंशियल एनर्जी U था। अब चार्ज क्या हो गया, 2Q हो गया, तो आपको बताना है नया पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए कैपेसिटेंस यहां पे फिक्स है क्योंकि सेम कंडक्टर है, और कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है 4πε0 इंटू R। तो ये तीनों कांस्टेंट है, बाहर जिस सराउंडिंग में रखा गया है वो भी सेम है। तो कैपेसिटेंस का अगर रेडियस सेम है तो कैपेसिटेंस सेम होगा, और अगर कैपेसिटेंस सेम है, आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q स्क्वायर अपॉन 2C, हम लिख के आए हैं। तो कैपेसिटेंस फिक्स है तो एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर। तो दोनों का रेशियो ले लीजिए, आपको चार्ज का वैल्यू पता है, आप आंसर डालिएगा तो आपके पास आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक्सटर्नल वर्क फॉर चार्जिंग अ कंडक्टर फ्रॉम 5 वोल्ट टू 10 वोल्ट इज W, यानी वर्क डन आपको गिवन है 5 वोल्ट से 10 वोल्ट लाने में W। आपको बोला है फाइंड वर्क फॉर इंक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल 5 वोल्ट फर्दर, यानी 10 से 15 ले जाना है आपको। तो 5 वोल्ट से 10 वोल्ट ले गए तो वर्क डन आपको W करना पड़ा। तो 10 वोल्ट से 15 वोल्ट ले जाना है तो आपको W डैश करना पड़ेगा। अब एक चीज सुनिए कि जैसे जैसे आप वर्क डन करते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप वोल्ट बढ़ाते जा रहे हैं, तो रिपल्सन के कारण आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। तो एक तो यहां से ये समझ में आता है कि W डैश जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन W, ठीक है, क्योंकि जो नए चार्ज आएंगे उस पर रिपल्सन लगेगा तो उसके खिलाफ वर्क डन करना है। तो पहले अगर 5 वोल्ट था तो उसके रेस्पेक्ट में कुछ एनर्जी होगा, एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, तो इसको लिखेंगे हाफ C V के 5 का स्क्वायर। फिर बाद में 10 वोल्ट हुआ तो हाफ C 10 का स्क्वायर, ठीक है, और बाद में 10 से 15 ले गए तो 15 के रेस्पेक्ट में एनर्जी यानी हाफ C वोल्ट 15 का स्क्वायर। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करिए, इनमें एक्सटर्नल वर्क डन निकालिए कि 5 से 10 लाने में कितना वर्क डन हुआ, तो वर्क डन होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल। फाइनल था हाफ C 10 का स्क्वायर और इनिशियल था हाफ C 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया 75/2C। फिर 10 से 15 ले जाने में वर्क डन निकालिए, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी हाफ C 15 का स्क्वायर माइनस हाफ C 10 का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 125/2C। अब आप क्या करिए, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये इनिशियल वर्क डन था, ये W डैश है, इसको डिवाइड करिएगा तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर था जिसका रेडियस है R1, इस पे चार्ज था Q1, C1 और V1। एक दूसरा कंडक्टर जिसका रेडियस R2, चार्ज Q2, कैपेसिटेंस C2 एंड इस पे जो पोटेंशियल है वो है V2। अब बोले कि इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, तो जब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो आपको पता है जब आप एक कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो इनके बीच में क्या होता है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और पोटेंशियल जो होता है फाइनली सेम हो जाता है। जब आप इसको एक वायर से कनेक्ट करिएगा तो फाइनली इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है, और इस पे चार्ज बाद में Q1 डैश हो जाएगा और इस पे Q2 डैश हो जाएगा, और इसका कैपेसिटेंस C1 ही रहेगा, इसका कैपेसिटेंस C2 ही रहेगा, क्योंकि आपने दोनों को कनेक्ट किया है। कैपेसिटेंस
आपका जो है वो मेटल के कंडक्टर के साइज पे डिपेंड करता है। तो जो पहले साइज था R1 रेडियस का वो अभी भी है, तो कैपेसिटेंस तो सेम ही रहेगा। पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा पर चार्ज अलग अलग होगा, यानी कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और चार्ज होता है Q इक्वल टू CV। अब V दोनों में सेम है तो ये सेम हो गया, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। और आपको पता है एक कंडक्टर के लिए जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, यानी कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कंडक्टर। तो देखिए Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इतना समझ में आया? ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। अगर हम सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं, ये पूरे सिस्टम का, तो क्या होगा C1 प्लस C2। और हम निकालना चाहते हैं कॉमन वोल्टेज, ये जो कॉमन वोल्टेज आया वो निकालना चाहते हैं। तो अब आप क्या करिए, जो इनिशियल था इन दोनों का चार्ज और जो फाइनल इन दोनों का चार्ज है उसको इक्वल कर दीजिए, क्योंकि दोनों में चार्ज इक्वल होगा। तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, और Q होता है CV के बराबर, तो इसका हो गया C1 V1, इसका हो गया C2 V2, और इसका हो गया C1 इंटू V, क्योंकि दोनों का कॉमन पोटेंशियल, प्लस C2 इंटू V। तो यहां से V कॉमन लेकर के इसको नीचे लेकर आइए, तो कॉमन पोटेंशियल आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अच्छा, C1 V1 को हम Q1 भी लिख सकते हैं क्योंकि Q इक्वल टू CV, इसलिए C2 V2 को Q2 लिख दिया। इसका एक और फॉर्म बना सकते हैं, C1 V1 Q1 है, C2 V2 Q2 है, और Q1 प्लस Q2 क्या है, पूरे सिस्टम का चार्ज, तो इसको Q सिस्टम भी लिख सकते हैं। और C1 प्लस C2 पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस। तो अलग अलग फॉर्म बनता है कॉमन पोटेंशियल का, जो आपको याद होना चाहिए। एक और टर्म हम यहां डिफाइन करते हैं, एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस को समझने के लिए मान लीजिए आपके पास बिफोर पोटेंशियल एनर्जी था हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, और आफ्टर पोटेंशियल हो गया हाफ C1 V1 V स्क्वायर, क्योंकि आफ्टर क्या होगा, कनेक्ट करने के बाद कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। और अगर बिफोर एनर्जी ज्यादा था आफ्टर से, तो जो एनर्जी लॉस होगा उसको डेल्टा यू से बुलाएंगे, ये हो जाएगा बिफोर माइनस आफ्टर। तो जब आप इसको माइनस करिएगा तो आपके पास एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आता है C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, राइट। जैसे मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि टू चार्ज मेटल स्फीयर आर कनेक्टेड, देन चार्ज सफलिंग एंड एनर्जी लॉस टेक प्लेस। तो ध्यान से सुनिए, मतलब ये क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, ये सुनिए। आपको बोला कि दो चार्ज मेटल स्फीयर को आपस में कनेक्ट कर दे एक वायर से, तो चार्ज सफलिंग होगा, ये तो सही बात है क्योंकि कनेक्ट किए, और एनर्जी लॉस भी होगा क्योंकि दो मेटल स्फीयर पहले आपस में कनेक्टेड नहीं थे, तो इसके पास अपना कुछ एनर्जी होगा, बाद में कनेक्ट किए तो अपना एनर्जी होगा। तो अगर ये एनर्जी ज्यादा है ये कम है तो एनर्जी लॉस होगा। कब होगा वही बताना है, अलग अलग कंडीशन में। एनर्जी लॉस तभी होगा, चार्ज सफलिंग तभी होगा जब इसका पोटेंशियल आपस में इक्वल ना हो। क्योंकि आप इस फॉर्मूला को देखिए, एनर्जी लॉस वाले फॉर्मूले में अगर आप दोनों का पोटेंशियल इक्वल कर दीजिएगा तो एनर्जी लॉस तो होगा ही नहीं। तो एनर्जी लॉस होने के लिए पोटेंशियल इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, अगर हम V1 को लिखते हैं तो दैट विल बी KQ1 अपॉन R1, इट शुड ऑल्सो नॉट बी इक्वल टू KQ2 अपॉन R2, इसी के प्रॉपर्टी से। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि Q1 R2 शुड नॉट बी इक्वल टू Q2 R1। ये सब रिलेशन है, आपको ऐसे पूछ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। If when two charged metal sphere are connected, then charge shuffling and energy loss take place if, चार ऑप्शन में कौन सा सही है, right? Let's see the next question which was basically asked in JEE and NEET examination. क्वेश्चन में आपको बोला कि दो मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस है R1 और R2, ठीक है, राइट। एंड आपको बोला है कि इस पे क्या है, सेम चार्जेस है, बोथ ऑफ देम हैव द सेम चार्ज, राइट। उससे फिर आपको बोला कि दोनों को कनेक्ट करते हैं, तो आपको बोला है कॉमन पोटेंशियल हो जाता है V। तो आपसे पूछा है इनिशियल चार्ज बताइए दोनों स्फीयर के ऊपर, राइट। जब आप दोनों को कनेक्ट करिएगा तो पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा, और अगर पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा तो आपको मैंने अलग अलग फॉर्म में बताया था कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला ये भी था, V कॉमन था Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2।
तो दोनों पे आपको बोल के रखा है चार्ज सेम है, तो यहां Q1 Q2 हो जाएगा Q अपना Q, और इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 4πε0 इंटू R1, क्योंकि स्फीयर है, स्फीयर के लिए कैपेसिटेंस इतना लिखते हैं, और इसका हो जाएगा इतना। फिर आप इसको अरेंज कर सकते हैं, और 4πε0 को कॉमन लेकर के आप K लिख सकते हैं, R1 प्लस R2, तो आपके पास चार्ज आ जाएगा V/2 के R1 प्लस R2, राइट।